सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो में मैंने एनटीए अभ्यास जे मेन टेस्ट नंबर 42 का फिजिक्स सेक्शन लिया है और मैंने फिजिक्स सेक्शन के कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जो कि उस पेपर के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से हैं। एंड इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस then I'm damn sure that you will be able to solve the whole paper, whole physics section very easily. And इस वीडियो काफ़ी शॉर्ट है तो आप इसे रिवीजन के तौर पे यूज कर सकते हैं। So let's take the first question. So first question है हमारा that there are three rods of length L1, L2 and L3 and they are given that their Young's moduli being y, 2y and 3y respectively and their linear expansion being alpha, 2 alpha and 3 alpha. So there is given that the temperature of the whole system is increased and it is found that the length of the middle rod does not change with temperature. So we have to find the value of 9L1 upon L3. So तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन थिंग्स वो शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग। गिवन दैट लेंथ क्या है L1, L2, L3, their corresponding Young's moduli being y, 2y and 3y, linear expansion alpha, 2 alpha and 3 alpha. Okay, and it is given that the second rod does not expand with the rise in temperature. लेकिन इसमें हम देखते हैं कि अगर वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है फिर भी उसमें सिंस दे आर इन सीरीज कनेक्शन, सिंस द रॉड्स आर लाइक दिस, so they are compressed between two walls and it's L1, L2 and L3. तो रॉड L2 का लेंथ जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है टेम्परेचर के राइज होने पर भी, तो फिर भी इसमें सिंस इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड इस दोनों का लेंथ चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, तो इसमें एक स्ट्रेन डेवलप होगा। तो लेट्स से कि इसमें जो इंक्रीमेंट होता दैट वुड बी डेल्टा L2। इसमें एक इंक्रीमेंट होता है डेल्टा L2 विल बी व्हाट, इट विल बी इक्वल टू सिंपली L2 टाइम्स 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर राइज डेल्टा टी है। तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इन रॉड 2 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 बाई L2 दैट इज़ 2 अल्फा डेल्टा टी। स्ट्रेस क्या हो जाएगा इसमें, स्ट्रेस हो जाएगा इसमें स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई। सो स्ट्रेस विल बी सिंपली 2y multiplied by strain into 2 alpha delta t is equal to 4y alpha delta t. So this is stress in rod 2. तो इसमें बता दूं कि अगर ये सीरीज कनेक्शन में है तो जो स्ट्रेस ये फील कर रहा होगा सेम रॉड ये भी फील करेगा और ये भी फील करेगा, यानी कि स्ट्रेस तीनों के केस में सेम होगा। तो अब मान लेते हैं कि इसमें जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा L3 है और इसमें जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा L1 है। तो इसमें अगर ये डेल्टा L3 एक्सपेंड हुआ है तो एंड इसका जो इंक्रीमेंट इसमें कुछ होना है नहीं, ये डेल्टा L3 एक्सपेंड हुआ, तो लेट्स से ये डेल्टा L3 जब एक्सपेंड हुआ तो इसने रॉड 1 को थोड़ा सा सप्रेस किया। कितना, लेट्स से x डिस्टेंस जो है इसने रॉड L1 को सप्रेस किया, तो इसमें नेट स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन इन रॉड 3 कितना होगा, डेल्टा L3 एक्चुअली होता डेल्टा L3 बाई L3 ऐसा होता, लेकिन ऐसा लिखना गलत होगा क्योंकि ये जो है इसका वैल्यू, एक और भी रीज़न है कि इसका जो अल्फ़ा का वैल्यू है दैट इज़ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू है 3 अल्फ़ा, इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रॉड 1। तो इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा आएगा, इसमें एक्सपेंशन कम आएगा। तो इसमें एक्सपेंशन आया लेट्स से डेल्टा L3 जिसमें से इसने x पार्ट इसको सप्रेस किया है। नेट स्ट्रेन क्या आएगा, डेल्टा L3 माइनस एक्स अपॉन L3, क्योंकि जो अनहिंडर्ड पार्ट है x तो इसको सप्रेस किया वो फ्रीली एक्सपेंड हो गया, बाकी जो डेल्टा L3 माइनस एक्स है इसमें इसको स्ट्रेन फील हुआ। ओके, सिमिलरली डेल्टा L1 के केस में क्या होगा, सॉरी रॉड 1 के केस में क्या होगा, इसमें स्ट्रेन क्या होगा, इसमें स्ट्रेन हो जाएगा, एक्चुअली होता डेल्टा L1 अपॉन L1 बट ये इसका नेचुरल होता, लेकिन इसने इसको x थोड़ा पुश किया है तो इसमें एक एडिशनल स्ट्रेन होगा विच विल बी प्लस x। तो ये इसमें नेट स्ट्रेन होगा। तो इसमें स्ट्रेस कितना होगा,
स्ट्रेस विल बी सिंपली इसका y से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ 3y टाइम्स डेल्टा L3 माइनस एक्स अपॉन L3, एंड इसका स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रेस इन 1 इट इज़ इन 3 इट इज़ इसका y इंटू डेल्टा L1 प्लस एक्स अपॉन L1। ओके, अब कंडीशन क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेस तीनों में ही सेम होगा क्योंकि सीरीज कनेक्शन में है, तो स्ट्रेस सेम होना है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट करता हूँ। वी विल गेट 3y इंटू डेल्टा L3 माइनस एक्स बाई L3 इक्वल टू y टाइम्स डेल्टा L1 एक्स प्लस एक्स और L1। सो y गेट कैंसिल 3, इसको एक्सपेंड करने पर हम लिख सकते हैं डेल्टा L3 क्या हो जाएगा, ये होगा L3 इंटू 3 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन L3 विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा L1 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस एक्स अपॉन L1। ओके, तो इससे आ गया 9 अल्फ़ा डेल्टा टी माइनस 3x अपॉन L3 विच इज़ इक्वल टू इट इज़ अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस x upon L1. This becomes 8 alpha delta t which is equal to, this comes this side, so x is equal to 3 L1 plus L3 upon L1 L3। मैंने इसको ट्रांसपोज किया राइट साइड पर, so x comes out here, x is equal to 8 अल्फ़ा डेल्टा टी L1 L3 अपॉन 3 L1 प्लस L3। अब इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट करते हैं, सो विल गेट स्ट्रेस, और हमारा स्ट्रेस का एक इक्वेशन ये भी है, ये स्ट्रेस भी इक्वल होगा, सो 4y अल्फ़ा डेल्टा टी, दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू आवर स्ट्रेस इन रॉड 1 which is equal to y times delta L1 plus x by L1 which is equal to y times alpha delta t plus x हो गया 8 अल्फ़ा डेल्टा t इंटू L1 L3 अपॉन L1, ये 3 L1 प्लस L3, this L1 get cancel। okay, so we have net 4y alpha delta t is equal to y alpha delta t 3 L1 plus L3 plus 8 L3। ओके, और नीचे है 3 L1 plus L3, y also get cancel, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 3 are 12 L1 plus 4 L3 is equal to 3 L1 plus 9 L3, तो 9 L1 is equal to 5 L3, so 9 L1 upon L3 is equal to 5, so answer to this part of this question is 5। सो इट वाज ए गुड, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या क्या यूज़ हुए कि जो सीरीज़ में होगा तो उसमें सीरीज़ कनेक्शन में रॉड जब सीरीज़ में होंगी तो उस केस में स्ट्रेस होगा सेम होगा, स्ट्रेस सेम होगा, एंड जब रिलेटिव एक्सपेंशन की बात हो तो जो ज़्यादा जिसका लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है वो एक्सपेंड ज़्यादा करेगा और वो दूसरे वाले को सप्रेस करेगा। तो यही सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यूज हुए हैं इसमें, एंड जस्ट यू कैन सी द सॉल्यूशन। So next question is, you can see here that a mass m is placed on the top of the wedge of mass 2m as shown in the figure. There is no friction between the cube and the wedge. The minimum friction coefficient between the wedge and the horizontal surface so that the wedge does not move। ओके, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, एक wedge है, इट्स एंगल बिंग 45 डिग्री, इस पर एक मास m है और इसका मास 2m है। ओके, तो इसमें हमें इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताना है।
सॉरी इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताना है। द मिनिमम कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द वेज एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, इसके बीच में लेट्स से म्यू है। ओके, ये स्मूथ है सो दैट द वेज डज नॉट मूव। ओके, तो इसमें फोर्सेस की बात करें तो ये स्मॉल m का जो है इस पर एक वर्टिकली mg फोर्स लगेगा, एक परपेंडिकुलर इस पर फोर्स लगेगा दैट इज mg cos थीटा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। मैंने अभी 45 डिग्री को थीटा माना है, mg cos थीटा। तो इस ब्लॉक पे ये जो m मास का है इस पे नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा। और सेम नॉर्मल इस सरफेस पे यानी कि इस बड़े वाले वेज पे एक नॉर्मल आएगा, दैट इज सेम नॉर्मल आएगा इस पे भी mg cos थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक नीचे। सो ये एंगल ऑलरेडी पता था आपको, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा sin थीटा, एंड दिस विल बी mg cos थीटा इंटू cos थीटा, सो mg cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब इस वाले पे बात करते हैं। इस वाले पे फोर्सेस जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो इसका हिज ओन मास, इट्स ओन मास 2 mg प्लस ये mg cos स्क्वायर थीटा, mg cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस पे राइट साइड पे कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज mg cos थीटा sin थीटा। ओके, वो भी आपको समझ आया। अब इस पे जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होगा Fs मैक्स, वो क्या होगा म्यू टाइम्स n, विच इज़ व्हाट म्यू टाइम्स n। नॉर्मल का यही काम कर रहा है ये फोर्स, म्यू इन टाइम्स 2 mg प्लस mg cos स्क्वायर थीटा, दिस इज फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन को अपोज, मतलब ये फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, ये वाला फोर्स के बराबर, दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर हो जाएगा मेरा फ्रिक्शन। सो दैट इज mg cos थीटा इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स mg 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। mg get cancel, cos theta and sin theta is 1/√2 times 1/√2 mu 2 plus 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 2, तो ये बन गया 1/2 which is equal to mu times 2 to the 4 1 5, 5/2, 2 to cancel, that gives us mu is equal to 1/5, that is 0.2. so its answer is mu is equal to 0.2. so it was a very simple question. इसमें बस आपको फोर्स पहचानने आनी चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन निकालना आना चाहिए, एंड जस्ट यू हैव टू इक्वेट द बैलेंस द फोर्स इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड thus you can find mu. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज, ओके मैं इसे डायग्राम से आपको समझाता हूँ क्वेश्चन है क्या। तो इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर होगा आपका, सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है एंड इट हैज़ सेम मास m। ओके, इसका एरिया मैंने a माना है, और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है, एंड इट इज़ गिवन दैट L1 इज़ ग्रेटर देन L2। ओके, और इधर n मोल गैस है, इधर भी n मोल गैस है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड इट इज़ फ्री टू मूव up and downward direction. It is closed, of course it is closed. So in the question we are asked to find the mass of this piston so that it stays in equilibrium. तो इसके लिए सबसे पहले आप डायग्राम से अगर देखें तो इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे विल exert a force which will lead to a pressure, let's say P1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें एक प्रेशर लगेगा अपसाइड डायरेक्शन में P2, एंड इसका मास है तो इससे एक फोर्स आएगा नीचे mg, और प्रेशर की बात करें तो mg फोर्स पर यूनिट एरिया mg/a। तो लेट्स इक्वेट, बैलेंस कर देते हैं फोर्सेस को, P1 डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस mg/a which is equal to P2. P1 is what? You must have read PV is equal to nRT. Okay, तो P is equal to nRT by P.
ओके, तो P1 इज बेसिकली NR T बाई V। इसका V क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ L1 प्लस mg बाई A प्लस NRT, इसका वॉल्यूम एरिया इंटू L2, ये एरिया और ये लेंथ, तो इससे एरिया गेट कैंसिल, mg इज इक्वल टू NRT 1 by L2 minus 1 by L1, so m is equal to NRT upon G into L1 minus L2 upon L2 L1. So this is the mass of the piston which is required to make this piston in equilibrium at a length in the ratio L1:L2. Next, question number 4. When a train approaches a stationary observer, the apparent frequency of the visual is n dash, and when the same train recedes away from the observer, the apparent frequency is n double dash. The apparent frequency n when the observer moves with the train is. So इसमें आपको एक पैरेंट इक्वेशन याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f0 into v velocity of sound, velocity of observer and velocity of source. Now अगर if sound approach कर रहा है, सॉरी if observer approach कर रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ प्लस आएगा, बिकॉज वो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अगर वो दूर जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा। सोर्स अगर नज़दीक आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो ये टर्म छोटा होगा एंड दिस होल टर्म विल बी पॉजिटिव। एंड अगर दोनों, और अगर सोर्स अगर अवे जा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे होता है। सो हियर गिवन n डैश, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n डैश इज इक्वल टू n इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, हियर ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, लेट्स से v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड v, सो v एंड इट इज अप्रोचिंग केस, सो ये नेगेटिव हो जाएगा v s, वाई बिकॉज ये टर्म छोटा हो जाएगा, देन आवर नेट फ्रीक्वेंसी विल बी मोर। सेकेंड केस है एन डबल डैश एन, इस केस में ये रिसीड कर रहा है, सो v अपॉन, इन दिस केस ये पॉजिटिव हो जाएगा, वाई बिकॉज पॉजिटिव होगा तो ये टर्म बड़ा होगा, तो नेट जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी, वो छोटा हो जाएगा। सो इन दोनों इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना है। एक्चुअली ये एक ट्रिक है, मैंने आपको ये ट्रिक बताया यहाँ, और इसे आप ओरिजिनली अगर समझना चाहते हैं देन यू हैव टू गो थ्रू द लेक्चर, अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम्स जस्ट ट्रिक से किए जाते हैं। सो इट्स अ वेरी ऑब्वियस टू नो। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एन डैश इंटू v माइनस एन डैश वी एस इज इक्वल टू एन वी। ओके, मैं यहाँ से वी एस निकाल लेता हूँ, तो एन डैश वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन डैश वी एस। ओके, v taking common, n dash minus n is equal to n upon n dash is equal to vs। अब इसे मैं इसमें पुट कर देता हूँ, सो n डबल डैश इज इक्वल टू n टाइम्स v अपॉन v प्लस vs, v कॉमन, n डैश माइनस n अपॉन n डैश, सो इट गिव्स n dash plus n dash minus n and n dash, ये 2n dash हो गया, सो n डबल डैश इंटू 2n डैश मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस n डबल डैश इंटू n इज इक्वल टू n टाइम्स n डैश। वी हैव टू जस्ट, हाँ इसमें पूछा गया था कि द अपरेंट फ्रीक्वेंसी n व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स विद द ट्रेन, तो जब ऑब्जर्वर और सोर्स इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए, बिकॉज दे आर मूविंग टुगेदर, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी विल बी नथिंग बट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एन डैश प्लस, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ n का वैल्यू निकालना है, therefore n comes out to be 2n डबल डैश इंटू n डैश अपॉन n डैश प्लस n डबल डैश। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Let's take the question number 5.
Question number 5. It's from rotation. A uniform solid sphere of mass m and radius r is lying on a horizontal plane with constant force F equal to 4 mg acts vertically downward at point P such that a line OP makes an angle of 60 degree with the horizontal as on. The minimum value of the coefficient of friction mu so that the sphere performs pure rolling is. ओके, तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ. इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बना कर आपको सॉल्व कराऊंगा. लेट्स से दिस इज पॉइंट P. ये एंगल 60 डिग्री है एंड द फोर्स इज लाइक दिस. ये O इज P. F इज इक्वल टू 4 mg. सो इस सरफेस का अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू है देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू. ओके, फॉर द कंडीशन दैट द स्फीयर इज डूइंग प्योर रोलिंग. ये एक सॉलिड स्फीयर है. ओके, सबसे पहली बात, ये जब फोर्स इस पे फॉल होगा तो मैं इसे यहाँ ड्रॉ करता हूँ. सो आर वेक्टर का डायरेक्शन इस पे ऐसा है, फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो आर क्रॉस एफ डाउनवर्ड. सो इस फोर्स के कारण जो इसमें सर्कुलर मोशन आएगा, दैट इज रोटेशन आएगा, दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो टू अपोज दिस द फ्रिक्शन हैज़ टू बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन विल अपोज द रोटेशन ऑफ द स्फीयर. तो सिंस जो फोर्स थी एफ जो क्वेश्चन में गिवन है, इसके कारण रोटेशनल इफेक्ट क्लॉकवाइज आ रही है. सो फ्रिक्शन विल ट्राई टू अपोज इट, सो इट विल गिव एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट. हाउ टू नो दिस? बिकॉज ये अगर सेंटर है तो इससे एक पोजीशन वेक्टर आया एंड इस आर क्रॉस एफ इन दिस डायरेक्शन. सो ये एंटी क्लॉकवाइज आया. नाउ इसे मैंने कहा दो तरीके से सॉल्व करूँगा. पहला सिंपल मेथड इज दैट इसके इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट में सॉल्व करता हूँ. तो नेट इसके अबाउट इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा. सो नेट टॉर्क इसी कारण फोर्स के कारण आएगा. सो ये है आर. ओके, ये रेडियस है आर. सो परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी कॉस 60 डिग्री. सो आर कॉस 60 डिग्री. सो दिस इज r by 2 यहाँ से यहाँ तक है ना. सो टॉर्क ड्यू टू फोर्स is equal to I alpha, and torque due to force is what? Force F into R cos 60 डिग्री. ओके, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे. फोर्स इधर है तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, दैट इज R cos 60 डिग्री. I अबाउट, सिंस मुझे इसके अबाउट I निकालना है तो सेंटर के अबाउट I और प्लस mr स्क्वायर. इसका मास m है, रेडियस r है. तो इसके अबाउट I मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेंटर के अबाउट होता है 2/5 mr स्क्वायर, दैट इज IC प्लस mr स्क्वायर. IC हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये डिस्टेंस r है, इंटू अल्फा. सो फोर्स इज 4 mg r by 2 is equal to 7/5 mr स्क्वायर. एंड अल्फ़ा क्या होगा? इसमें एक अगर ट्रांसलेशनल फोर्स देखिए तो सिर्फ फोर्स है F. तो इस F के कारण, ओनली बिकॉज ऑफ दिस F, व्हाट विल वी हैव? वी विल हैव एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन. सो F विल इज इक्वल टू MACM, सेंटर ऑफ मास. ओके, तो F क्या होगा? दैट इज म्यू टाइम्स क्या? इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? देखो इस पे इसका पहले इसका मास mg नीचे, एक mg नीचे, और ये फोर्स दिस इज 4 mg. तो टोटल विच इज इक्वल टू n. सो 5 mg इस पे फोर्स होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. दैट इज 5 mg इज इक्वल टू m टाइम्स a. m गेट कैंसिल, 5 म्यू g और a. तो अल्फा इज इक्वल टू 5 म्यू g अपॉन r. ओके, सो पुट इट हियर. अल्फा की प्लेस पर 5 म्यू g
by r. So this r and this r will cancel, r square. mg get cancelled. This 5 get cancelled, and this 2, this 4 get cancelled, becomes 2. So 2 by 7 is equal to mu. This is the simple one, simple method. Means you I think you can solve it in single equation, that is net torque is equal to I alpha. So this is the first method to solve this kind of problem. I'm going to illustrate the second method. सेकेंड मेथड में हम इसे सॉल्व करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो लेट्स सी, आई एम ड्राइंग द डायग्राम वंस अगेन. सेंटर ऑफ मास के अबाउट, फोर mg इज इक्वल टू एफ. फ्रिक्शन, इसके अबाउट अगर सॉल्व करूं तो सबसे पहले तो F इक्वल टू ma फोर्स, मैंने भी निकाला था उधर कि फोर्स इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, म्यू mg, म्यू इंटू 5mg विच इज इक्वल टू ma. सो फ्रॉम हियर यू गेट a इज इक्वल टू 5 म्यू g और अल्फा इज इक्वल टू 5 म्यू g अपॉन r. फिर से मैंने कैलकुलेट कर लिया, कोई बात नहीं. दिस इज मेथड 2. इसमें बेसिकली इसके अबाउट अगर निकाल रहा हूँ तो इसका टॉर्क तो जीरो नहीं आएगा, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज. तो बेसिकली होगा क्या कि दोनों का जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा. तो नेट टॉर्क इज दैट इज 4, यानी इस फोर्स का टॉर्क 4 mg इंटू आर कॉस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू r बाई 2 माइनस फ्रिक्शन का टॉर्क दैट इज फ्रिक्शन इंटू r, ये डिस्टेंस r है, इज इक्वल टू आई अल्फा. 4 mg that becomes 2 mgr minus friction is 5 mu mg into r which is equal to I. इसमें I रहेगा सेंटर के अबाउट, that is 2 by 5 m r square into alpha is 5 mu g upon r. So this 5 get cancelled और r mgr सब में कैंसिल हो जाएंगे. mgr, yes, mgr mg और r. So 2 minus 5 mu is equal to 2 mu. So 2 is equal to 7 mu और mu is equal to 2 by 7. ये भी मेथड ये काफ़ी दिस मेथड लुक्स मोर फंडामेंटल, काफ़ी बेसिक है ये, एंड दिस वाज just to solve faster. So I hope this question is very clear to you all, and hope the concept is also clear for this question.